तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारा यूनिट नंबर 6 अभी जा रहा है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 6 है, ठीक है। सो कौन सा यूनिट है? ड्रग्स यूज इन नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में हमारे साथ जितने भी ड्रग्स होते हैं जो कि हम मुख्तलिफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे साथ जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए है, जो कि एनेस्थेटिक ड्रग्स है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंतहाई सिंपल यूनिट है, इंटरेस्टिंग यूनिट है, आप लोग इस इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजैल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे द टर्म एनेस्थीसिया एंड एनेस्थेटिक्स एजेंट्स को, कि एनेस्थीसिया किसे कहते हैं और एनेस्थेटिक्स एजेंट से क्या मुराद है। फिर इसी तरह से हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे? डिफ़ाइन करेंगे, उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, फ़र्क करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनेस्थीसिया है। इसके साथ साथ हमारे साथ जनरल एनेस्थीसिया के कुछ स्टेजेस हैं, तो उन स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया जो है ये हमारे साथ कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, खसूसियात का क्या होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम कॉमनली यूज एनेस्थेटिक्स एजेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं उस पर बात करेंगे। इसके अलावा डिस्कस फैक्टर्स कंसीडर व्हेन चूजिंग एनेस्थेटिक्स एजेंट्स को जब हम चूज़ करते हैं तो चूज़ करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हमने कंसीडर करनी होती है उसका हमने ख्याल रखना होता है। कंपेयर जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया इन टर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाइंट सेफ्टी एंड नर्सिंग केयर। एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाइंट सेफ्टी और नर्सिंग केयर के बेस पर हमारे साथ जो जनरल और लोकल एनेस्थीसिया है तो ये कैसे हैं। जनरल एनेस्थीसिया कैसे हम एडमिनिस्टर करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया कैसे करते हैं, दोनों कितने ज़्यादा सेफ्ड है, ठीक है। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे द रेशनल फॉर यूजिंग एडजंक्टिव ड्रग्स बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले और करने के बाद हम एडजंक्टिव ड्रग्स क्यों यूज़ करते हैं और एडजंक्टिव ड्रग्स कहते किसे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ डिस्क्राइब द नर्सिंग रोल इन रिलेटेड टू एनेस्थेटिक्स एंड एडजंक्टिव ड्रग्स। एनेस्थेटिक्स और एडजंक्टिव ड्रग्स के हवाले से नर्सिस का क्या किरदार होता है, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा डिस्कस द एक्शन, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट किस तरह से इफ़ेक्ट्स करते हैं, किस तरह से किस मकसद के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में कैलकुलेशन द ड्रग डोजेज ऑफ इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स एजेंट। तो हमारे साथ जो इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स एजेंट होते हैं इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये सारे वो टॉपिक है जो कि हम लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एनेस्थीसिया की। व्हाट इज एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में अगर एनेस्थीसिया की मैं आपको तारीफ करूं तो एनेस्थीसिया से मुराद ये है कि वो कंडीशन जिसमें हम जब किसी को मेडिकेशन देते हैं, ख़ास तरह के मेडिकेशन, उनको हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं या इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं। तो देने के बाद उनको किसी किस्म की पेन महसूस ना हो, उनको जो है किसी किस्म की सेंसेशन महसूस ना हो, और वो कुछ टाइम के लिए जो है अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाए और हर तरह की जो सेंसेशन है उससे वो क्या हो जाए, बिल्कुल फारिग हो जाए। ना उनको कुछ चीज़ सुनाई देती है, ना उसको कुछ चीज़ महसूस होती है, ना उसको कुछ चीज़ सेंस होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस अनकॉन्शियस स्टेट को हम एनेस्थीसिया कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आपको जो सिंपल अल्फाज में एनेस्थीसिया की तारीफ की गई है तो कुछ इस तरह से की गई है। कहते हैं कि द वर्ड
Anesthesia is coined from two Greek word an mean without and aesthesia meaning sensation. So anesthesia जो है दो ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है जिसमें an का मतलब है विदाउट एंड aesthesia का मतलब है सेंसेशन. सो लिटरली अगर anesthesia को आप डिफाइन करते हैं तो anesthesia मीन विदाउट सेंसेशन, वो कंडीशन जिसमें आपको किसी किस्म की सेंसेशन फील ना होती हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनेस्थीसिया कहेंगे. यहाँ पर आपको डिफिनीशन दी गई है, कहते हैं कि एनेस्थीसिया रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इधर बाय इंजेक्शन or by inhalation that block the feeling of pain and other sensation or that produce a deep state of unconsciousness that eliminate all sensations, which allow medical and surgical procedures to be undertaken without causing undue distress or discomfort is called anesthesia. वही डिफिनीशन है जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में की थी. इसमें आप लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए. आप सबको पता है वैसे कि एनेस्थीसिया क्या होता है. एनेस्थीसिया से मुराद ये है कि ये वो प्रैक्टिसिंग होती है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ ख़ास तरह के मेडिकेशन, चाहे वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो या इनहेलेशन के फॉर्म में हो, जब वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो इसके बाद पेशेंट को किसी किस्म की पेन फील होना बंद हो जाती है, किसी किस्म की सेंसेशन फील होना उनको बंद हो जाती है और वो कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियसनेस स्टेट में चले जाते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनेस्थीसिया कहते हैं. और जब ये कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, जब पेशेंट एनेस्थीसिया में चला जाता है, मतलब अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उनकी हम मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, मतलब उनके हम ऑपरेशन करते हैं, वगैरह करते हैं. ठीक है, और इस दौरान उनको किसी किस्म के डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट जो है वो फील नहीं होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनेस्थीसिया कहेंगे. क्लियर है? जी सर, क्लियर. वेरी गुड. मजीद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि इट इज़ अ फार्माकोलॉजिकली इंड्यूस एंड रिवर्सिबल स्टेट ऑफ एमनीजिया, analgesia, loss of responsiveness, loss of skeletal muscle reflexes, or decreased stress response, or all simultaneously is called anesthesia. Anesthesia usually हमारे साथ एक ऐसी रिवर्सिबल स्टेट होती है जिसको हम फार्माकोलॉजिकली क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टाइम के लिए पेशेंट जो है एमनीजिया स्टेट में चला जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, उनको जो है किसी किस्म की पेन नहीं होती, किसी किस्म के स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्स नहीं देता, मसल स्केलेटल मसल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं, स्ट्रेस जो है उनकी डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाता है और तरह तमाम किस्म के जो सेंसेशन है उससे बिल्कुल फारिग हो जाता है, तो इसको हम एनेस्थीसिया कहते हैं. An alternative definition of anesthesia is that a reversible lack of awareness, including a total lack of awareness या a lack of awareness of a part of the body such as spinal anesthetics is called anesthesia. anesthesia की definition आप ऐसे भी कर सकते हैं कि reversible lack of awareness, कि कुछ टाइम के लिए आप चीज़ों से बेखबर हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया कहेंगे. या आपके बॉडी के पार्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल इनसेंसिबल हो जाते हैं, अनरिस्पॉन्सिव हो जाए. ठीक है, किसी किस्म के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स शो नहीं करता, तो इसको हम एनेस्थीसिया कहेंगे. The pre-existing word anesthesia was suggested by Oliver Weldon Holmes Sir in 1846 as a word to use describe this state. ठीक है, इसी तरह से जो हमारे साथ वर्ड मौजूद है, ठीक है, एनेस्थीसिया, इसको जो है सबसे पहले ओलिवर वेंडल होम्स ने 1846 में यूज़ किया था इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए. एनेस्थीसियोलॉजी या एनेस्थीसियोलॉजी इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मेडिसिन. एनेस्थीसियोलॉजी मतलब ये मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें हम एनेस्थीसिया के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, इसको हम एनेस्थीसियोलॉजी कहते हैं. नर्सिंग या nurses working in this area need to have knowledge and skills to care for the patient who is being given pre-medication under anesthesia and recovering. ठीक है, इसी तरह से वो नर्सेस जो कि एनेस्थेटिक फील्ड में काम करते हैं, एनेस्थेटिक
फील्ड में जो है वो क्या करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बात ज़रूरी है कि उनको एनेस्थीसिया के हवाले से नॉलेज हो, साथ में उनके पास जो है स्किल्स मौजूद हो, वो इसमें जो है क्या हो, मास्टर हो, ताकि वो सर्जरी के दौरान जो है पेशेंट को जो है प्रॉपर तरीके से जो है अनकॉन्शियस रखे, सर्जरी से पहले प्रॉपर तरीके से उनको अनकॉन्शियस रखे, ताकि उनको जब कट लगाया जा रहा हो तो उनको किसी किस्म के डिस्कम्फर्ट पेन जो है वो फील ना हो। और जब सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद उसको दोबारा से क्या करना, कॉन्शियस स्टेट में लाना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, आपके पास स्किल्स हो, तो तभी आप ये काम सही तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, जो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिक्स होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, इनका यही काम होता है कि सर्जरी से पहले पेशेंट को अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाना ताकि इनको पेन ना हो, और सर्जरी के दौरान उनकी जो अनकॉन्शियस स्टेट है उसको मेंटेन रखना। ठीक है, और फिर सर्जरी के होने के बाद को अनकॉन्शियस स्टेट से दोबारा कॉन्शियस स्टेट में लाना, ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस दौरान अगर पेशेंट को वो ज़्यादा डोज देते हैं तो इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि वो कोमा में चला जाए। अगर कोमा में आपसे पेशेंट चला गया तो फिर उसके एक्सपायर होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोमा में जाने के बाद उनका जो एयरवे होता है, ठीक है, वो स्टक हो जाता है, हार्ट रेट जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के पास हर तरह की नॉलेज हो, हर तरह के स्किल्स उनको आते हो, ताकि किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का सामना उनको ना करना पड़े। अब आ जाते हैं एनेस्थेटिक्स एजेंट्स की तरफ। एनेस्थेटिक्स एजेंट्स का भी सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि वो ड्रग्स जो कि एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करती है, तो उन ड्रग्स को हम एनेस्थेटिक्स एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल अल्फाज में आपको डिफिनीशन दी गई है, कहते हैं कि एनेस्थेटिक्स ड्रग्स आर द एजेंट्स दैट प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया एंड ब्रिंग अबाउट रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड एनेस्थेटिक्स एजेंट। वही बात है जो कि मैंने आपको कही। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो दो तरह के हमारे साथ एनेस्थीसिया है, एक को हम जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं और एक को हम लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। सो इन दोनों टाइप्स को अब हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। समझ आ रही है ना मेरी बातें आप लोगों को? टाइप्स जी ऑफ सर, आ रही है। एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो है इसके हमारे साथ टू मेजर टाइप है, जिसमें पहला जो टाइप है जनरल एनेस्थीसिया का है और दूसरा जो टाइप है वो हमारे साथ लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया का है। तो इसको आगे अब हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ जनरल एनेस्थीसिया? जनरल एनेस्थीसिया सिंपल अल्फाज में ये हमारे साथ वो एनेस्थीसिया होती है जब ये हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो इससे पेशेंट जो है सर से पाँव तक बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, और फिर हम इनकी क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसको हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। जबकि लोकल एनेस्थीसिया ये वो एनेस्थीसिया होती है जिसमें पेशेंट के बॉडी का कोई पार्ट जो है उसको हम क्या करते हैं, इनरिस्पॉन्सिव बनाते हैं, अनरिस्पॉन्सिव बनाते हैं टू डिफरेंट स्टिमुलाई। मिसाल के तौर पर आप पेशेंट के पाँव का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप उनका सिर्फ पाँव को क्या करते हैं, उसको अनकॉन्शियस करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है बाकी ऊपर बिल्कुल कॉन्शियस स्टेट में होता है। वो आपकी को देख भी रहा होता है कि मेरे पाँव को जो है काटा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको महसूस नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से इसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। मतलब जहाँ पर काम हो रहा होता है सिर्फ वही जगह जो है उसको क्या किया जाता है, नशा किया जाता है। So general anesthesia refers to inhibition of sensory, motor and sympathetic nerve transmission at the level of the brain, resulting in unconsciousness and lack of sensation. General anesthesia for surgical procedure to render the patient unaware, unresponsive to a painful stimuli. ड्रग्स प्रोड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया आर कॉल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही। जनरल एनेस्थीसिया से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट के जितने भी सेंसरी, मोटर और सिंपैथेटिक नर्व होते हैं वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं,
और फिर ब्रेन की तरफ किसी किस्म के सिग्नल्स को ट्रांसफ़र नहीं करता और ना ही ब्रेन से किसी किस्म के सिग्नल्स को रिसीव करता है। बिल्कुल कनेक्शन इनका कट ऑफ हो जाता है। तो इसकी वजह से पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है और उनको फिर कुछ भी महसूस नहीं होता। जनरल एनेस्थीसिया ये हम सर्जिकल प्रोसीजर के लिए करते हैं ताकि हमारा पेशेंट जो है वो किसी भी किस्म के पेनफुल स्टिमुलाई से जो है बेखबर रहें, उनको किसी किस्म का पेन दर्द महसूस ना हो। अब वो ड्रग जो कि जनरल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करती है उसको हम जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं लोकल एनेस्थीसिया की तरफ। व्हाट इज लोकल एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया इज द रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ इम्पल्स जनरेशन एंड प्रोपगेशन इन नर्व्स. In sensory nerves, such as effect is desired when painful procedures must be performed, so surgical or dental operation. Drugs producing local anesthesia are called local anesthetics. For example, procaine, lidocaine, bupivacaine, etc. ये हमारे साथ क्या है? Local anesthetics है. Local anesthesia inhibits sensory perception within a specific location on the body, such as a tooth or the urinary bladder. लोकल एनेस्थीसिया ये हमारे साथ वो एनेस्थीसिया होती है, वो कंडीशन होती है जिसमें जो इम्पल्सिस होते हैं, इम्पल्सिस मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन का जनरेट होना और फिर ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाना, ये क्या हो जाता है? इसको रोक दिया जाता है इन ड्रग्स की ज़रिए, जिसकी वजह से सेंसरी नर्व जो है वो अनइफेक्टिव, वो जो है अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। वो किसी किस्म के इंफॉर्मेशन को जो है हमारे जो मसल्स है उससे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से फिर हमें पेन महसूस नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपका जो हाथ है ना, आपकी जो हथेली है ना, तो हथेली की उल्टे साइड पर यहाँ पर टच रिसेप्टर्स मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से जब आप अपने हाथ को टच करते हैं तो आपको वो फील होता है। अब अगर यहाँ पर आप लोकल एनेस्थीसिया क्या करें, इंजेक्शन लगाए, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, टच रिसेप्टर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये रिसेप्टर्स जो है अनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप फिर अपने स्किन को टच करते हैं तो आपको कुछ भी फील नहीं होता कि मैंने अपने स्किन को टच किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप छुरी से भी अपने हाथ को काटे तो भी आपको जो है वो फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए अपने फंक्शन को छोड़ चुके होते हैं और वो ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता कि ये बॉडी पार्ट के साथ क्या हो रहा है। तो इस तरीके से फिर हमें पेन फील नहीं होती जहाँ पर हम सर्जरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ड्रग जो कि लोकल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करती है उसको हम लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। इसमें आपके पास प्रोकेन, लाइडोकेन, ब्यूपिवाकेन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है? इसमें सेंसरी परसेप्शन जो है उसको ब्लॉक किया जाता है, उसको स्टॉप किए जाते हैं बॉडी के किसी ख़ास पार्ट में, जिसकी वजह से हमें फिर उस पार्ट से किसी किस्म के सिग्नल्स महसूस नहीं होते, रिसीव नहीं होते और फिर हमें किसी किस्म की सेंसेशन फील नहीं होती। इसी तरह से अगर आप रीजनल एनेस्थीसिया की बात करें, रीजनल एनेस्थीसिया, तो ये हमारे साथ लोकल एनेस्थीसिया की टाइप है, ये आपने याद रखना है। Regional anesthesia render a larger area of the body insensate by blocking transmission of nerve impulses between a part of the body and the spinal cord. रीजनल एनेस्थीसिया ये लोकल एनेस्थीसिया की एक किस्म है जिसमें हम बॉडी का एक लार्ज हिस्सा जो है उसको क्या करते हैं, उसको इनसेंसिबल बना लेते हैं, जिसकी वजह से उस लार्ज पार्ट से, बॉडी के उस लार्ज पार्ट से किसी किस्म के सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नहीं जाती और फिर वो हमें वो बॉडी का पार्ट जो है फील नहीं होता। तो इसको हम रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। ठीक है, टू फ्रीक्वेंटली यूज टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया आर स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। नाम तो आप लोगों ने ये सुने भी होंगे मेरे ख्याल से। यस सर, सुने हैं जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? सेम होती है स्पाइनल और एपिड्यूरल।
जी जी बिल्कुल ये सेम होते हैं, लेकिन जो इनके नेम डिफरेंट है तो सिर्फ इसकी जो डोज है इसके बेस पर इनके नेम जो है डिफरेंट है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो है हम 1.8 मिलीलीटर ऑफ 5% लिंगोकेन सोल्यूशन को जो है हम क्या करते हैं सब एरेक्नाइड स्पेसिस के सब एरेक्नाइड स्पेसिस में इंजेक्ट करते हैं लंबर पंचर के ज़रिए। जबकि हमारे साथ जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है तो इसमें हम 1 से 2% ऑफ लिंगोकेन सोल्यूशन जो है वो एपिड्यूरल स्पेसिस में क्या करते हैं वहाँ पर जो है इसको इंजेक्ट करते हैं। तो लोकेशन की बुनियाद पर इसके जो नेम है ये डिफरेंट है, बाकी काम दोनों का सेम होता है तकरीबन। ठीक है जी सर। Spinal anesthesia. It is achieved by injecting 1.8 milliliter of 5% lingocaine solution into the subarachnoid space through a lumbar puncture. जो lumbar पंचरिंग होता है, लंबर एरिया तो आप जानते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये आपके पास में एक डायग्राम बनाता हूँ, ये आपके पास क्या है स्कल है और ये आपका क्या है वर्टिब्रल कॉलम है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्विकल वर्टिब्री आते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहते हैं सर्विकल के बाद सर्वाइकल के बाद हमारे साथ थोरेसिक है, थोरेसिक के बाद फिर नीचे हमारे साथ 5 वर्टिब्री पर मुश्तमिल लंबर एरिया आता है। ठीक है, तो लंबर एरिया में यहाँ पर जो हमारे साथ वर्टिब्री होती है तो इसके अंदर मतलब एरिया होता है सब एरेक्नाइड स्पेस, तो वहाँ पर जो है क्या किया जाता है 1.8% 1.8 मिलीलीटर ऑफ 5% लिंगोकेन सोल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है। और इस तरह से स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब स्पाइनल कॉर्ड को जो है क्या किया जाता है अनरिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। अदर ड्रग्स विच कैन बी यूज एज चिंकोकेन, ठीक है, विच आर चिंकोकेन, ठीक है, जो कि हमारे साथ इसमें चिंकोकेन आ जाता है, प्रोकेन हो गया, इमिथोकेन हो गया, ये क्या है ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज होते हैं। इसकी वजह से सीरियस हाइपोटेंशन भी काज हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। आसान है कि मुश्किल है? सर बहुत इजी है। जी सर, एक्चुअली रूटीन में चीजें यूज होती है ना इसलिए अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इस वजह से मैं भी आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, it is achieved by injecting 1 to 2% of lingocaine solution in the epidural spaces। MCQs में ऐसे आ सकता है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कितना परसेंट जो है हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं, तो 1 to 2%, जबकि लिंगो जो स्पाइनल है वो 1.5 मिलीलीटर ऑफ 5% लिंगोकेन सोल्यूशन जो है उसको हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं सब एरेक्नाइड स्पेसिस में, लंबर रीजन के सब एरेक्नाइड स्पेसिस में। इससे क्या होता है ब्लॉक द नर्व विच ट्रांसफोर्स द एपिड्यूरल स्पेसिस, इससे वो नर्व ब्लॉक हो जाते हैं जो कि एपिड्यूरल स्पेसिस की तरफ जा रहे होते हैं। इसकी वजह से भी हाइपोटेंशन काज हो सकती है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बनिस्बत थोड़े से कम होते हैं। मतलब ये अगर हाइपोटेंशन काज भी करती है तो इतनी सीरियस नहीं होती जितनी सीरियस स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से काज होती हैं। फॉर प्रोलॉन्ग ऑपरेशन अ कैथेटर मे बी पास इनटू द एपिड्यूरल स्पेस फॉर इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। इसी तरह से अगर हमारे साथ ऑपरेशन जो है वो लेंथी ऑपरेशन हो, लंबा ऑपरेशन हो, ठीक है, बड़ा ऑपरेशन हो, तो उसके लिए हम कैथेटर क्या करते हैं एपिड्यूरल स्पेसिस में पास कर देते हैं ताकि उसके ज़रिए वक्तन फ़वक्तन हम लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को देते रहे ताकि वो अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट में ना आए, वरना पेन की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया को हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो कि आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि हमारे साथ कितने स्टेजेस हैं जनरल एनेस्थीसिया के, 4 स्टेजेस है। इसमें जो पहला स्टेज आता है इसको हम एनाल्जेसिया स्टेज कहते हैं, दूसरे स्टेज को हम एक्साइटमेंट कहते हैं, तीसरे स्टेज को हम सर्जिकल एनेस्थीसिया कहते हैं और जो लास्ट स्टेज है हमारे साथ उसको हम मिड्यूलरी
पैरालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अब हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनाल्जेसिया का। स्टेज 1 हमारे साथ जनरल एनेस्थीसिया का है, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया जो है ये हमारे साथ जनरल एनेस्थीसिया का वो स्टेज होता है जब हम पेशेंट को एनेस्थेटिक्स ड्रग्स दे देते हैं, तो इसके बाद पेशेंट को क्या होता है, लूज ऑफ पेन सेंसेशन, मतलब पेशेंट को किसी किस्म का पेन जो है वो फिर महसूस नहीं होता, किसी किस्म का दर्द जो है वो पेशेंट को फील नहीं होता। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है ड्राउजीनेस फील होना शुरू हो जाती है। ड्राउजीनेस से क्या मुराद है, सर बारी बारी होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ एमनीजिया, मतलब कुछ टाइम के लिए टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, जिसके बाद इनको कुछ पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ था या क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। और अवेयरनेस ऑफ पेन, और पेन से वो बिल्कुल बेखबर रहते हैं। तो ये जो स्टेज है इसको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिया स्टेज कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें पेशेंट के साथ होती हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज आता है जी, स्टेज 2 हमारे साथ है एक्साइटमेंट स्टेज। एक्साइटमेंट स्टेज में सबसे पहले क्या होता है, डिलीरियम होता है, ठीक है। डिलीरियम के बाद हमारे साथ जो दूसरी कंडीशन पेशेंट को फेस करनी पड़ती है वो क्या है, रेज एंड इरेगुलरिटी इन ब्लड प्रेशर एंड रिस्पायरेशन, मतलब यह है कि पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ उनका जो रिस्पायरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये किस स्टेज में होता है, ये हमारे साथ स्टेज 2 एक्साइटमेंट स्टेज में होता है, ठीक है। इसके साथ साथ लेरिंगोस्पाज्म के होने के चांसेस जो है इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया देने की वजह से जो है पेशेंट की जो कंडीशन है उस कंडीशन की वजह से पेशेंट को लेरिंगोस्पाज्म होने का खदशा हो जाता है। इसके साथ साथ टू शॉर्टन दिस पीरियड a rapid acting anesthetic like propofol is administered intravenously before inhaled anesthetic। inhaled anesthetic देने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पेशेंट को प्रोपोफोल देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट पर नशा जो है बहुत जल्दी तारी हो जाता है और वो बहुत जल्दी जो है अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। डिलीरियम का आप पूछेंगे कि डिलीरियम क्या है, तो डिलीरियम ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो कॉन्शियसनेस स्टेट है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिलीरियम कहते हैं। इसके बाद आपके पास जो तीसरा स्टेज आता है जनरल एनेस्थीसिया का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज कहते हैं। मतलब ये है कि ये हमारे साथ वो स्टेज होता है एनेस्थीसिया का जिसमें फिर हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं। मतलब सर्जरी के लिए जो आइडियल स्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्जिकल एनेस्थीसिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मसल टोन एंड रिफ्लेक्सेस, मसल जो शेप होती है और मसल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, मसल मूवमेंट जो है वो आपकी कंट्रोल से चली जाती है, फिर आप अपने बॉडी को नहीं हिला सकते, आप अपने हाथों पैरों को नहीं हिला सकते। इसके साथ साथ ये हमारे साथ आइडियल स्टेज होता है सर्जरी के लिए। जब पेशेंट सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज में आ जाता है तो तभी हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं, जब वो मुकम्मल तौर पर अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। यही वो हमारे साथ स्टेज है जिसमें हमने पेशेंट की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है गौर के साथ क्रिटिकली उसको मॉनिटर करना होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी गफलत बरते तो इसकी वजह से हमारा पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है, वो जो है एक्सपायर हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल मॉनिटरिंग की हमें इस स्टेज में ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट स्टेज आता है उसको हम मिडुलरी पैरालिसिस स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिस्पायरेटरी और वेसोमोटर सेंटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम उनकी रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी स्टेटस को मेंटेन ना रखें तो पेशेंट की फिर डेथ हो सकती हैं। तो ये 4 स्टेजेस है जो कि आपने याद रखनी है, जो कि जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होने के दौरान
पेशेंट जो है इन 4 स्टेजेस से गुजरता है और इस तरह से उनकी सर्जरी होती है। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। प्रैक्टिकली व्हाट इज डन इन द ओटी, ऑपरेशन थिएटर में प्रैक्टिकली क्या होता है जब आप एज अ ओटी नर्स काम कर रही होती हैं, ठीक है? तो ओटी के दौरान क्या ग्राउंड हो रहा नर्स। होता है पेशेंट के साथ? तो प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो 3 काम होते हैं ओटी में। देयर आर 3 फेजेस ऑफ ओटी। पहला काम क्या होता है? पहला जो काम होता है वो इंडक्शन। इंडक्शन मतलब पेशेंट को नशा करना। दूसरा काम होता है पेशेंट को उस नशे की हालत में बरकरार रखना कि वो नशे से ना उठे। तीसरा जो काम है वो सर्जरी के बाद पेशेंट को दोबारा से नशे से बाहर निकालना होता है। तो पहला काम क्या है? नशा को काज करना। दूसरा काम है उस नशे को मेंटेन रखना। तीसरा काम है पेशेंट को सर्जरी के बाद नशे से बाहर निकालना। ठीक है, तो इसको हम रिकवरी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडक्शन की, तो इंडक्शन टाइम इसमें आता है। सो इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम which begins with the beginning of the administration of anesthesia to the development of surgical anesthesia. इंडक्शन जो है वो हमारे साथ वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एनेस्थीसिया का देने का, जिसमें जब हम पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट दे देते हैं, तो एनेस्थेटिक एजेंट के देने से लेकर उस टाइम पीरियड तक, जिस टाइम पीरियड तक इसको जो है नशा उस पर तारी ना हो जाए या ये नशे में ना चले जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंडक्शन कहते हैं। So, induction is generally done with the intravenous anesthetics like thiopentone, sodium and propofol. इंडक्शन कैसे आती है? पेशेंट किस तरह से अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, नशा में चला जाता है, ये जो है हम एक एनेस्थेटिक ड्रग्स के ज़रिए देते हैं, जिसको हम थियोपेंटोन सोडियम और प्रोपोफोल कहते हैं। थियोपेंटोन सोडियम और प्रोपोफोल जो है ये हम पेशेंट को देते हैं, जिसके बाद पेशेंट नशा हो जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरा काम हम करते हैं वो है मेंटेनेंस। पेशेंट को तो हमने अनकॉन्शियस कर लिया है, अब इस अनकॉन्शियस स्टेट में पेशेंट को बरकरार रखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप ज़रा से भी एनेस्थेटिक ड्रग की जो डोज है उसको ज़्यादा करके पेशेंट को देते हैं, तो पेशेंट जो है वो आपके हाथ से चला जाता है, पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाता है। और एक बार आपका पेशेंट कोमा में चला गया तो उसको फिर कोमे से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके नतीजे में पेशेंट क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब पेशेंट की हम सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले हम उनसे इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेते हैं, जिसमें हम उनको क्लियर कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपकी डेथ हुई, किसी भी किस्म का हादसा हुआ, तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। तो ये सर्जरी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको जो है हमने सरंजाम देना होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस में क्या होता है? सस्टेनिंग द स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया। जो पेशेंट को हमने नशे में रखा होता है तो उसको नशे में ही हमने रखना होता है कि वो नशे से बाहर ना आए, ठीक है, और ज़्यादा नशा जो है इस पर ना चढ़े। सो यूजुअली डन विद द administration of nitrous oxide and halogenated hydrocarbon। सो पेशेंट को नशे में रखने के लिए हम क्या करते हैं? जो इनहेल एनेस्थेटिक होते हैं, जिसमें हमारे साथ नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये पेशेंट को जो है हम टाइम टू टाइम देते हैं और उसका जो क्या कहते हैं एनेस्थीसिया है उसको मेंटेन रखते हैं। तीसरा काम आपके पास जो हम ओटी में करते हैं वो है रिकवरी। जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होता है वो उस पेशेंट को एनेस्थीसिया से बाहर निकालना होता है, नशे से अनकॉन्शियस स्टेट से उसको कॉन्शियस स्टेट में लाना होता है। तो ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। At the end of surgical procedures, administration of anesthetics is stopped and consciousness regains। ठीक है, अब जब सर्जरी प्रोसीजर्स हो जाते हैं तो आखिर में हम सर्जरी एनेस्थेटिक्स ड्रग्स पेशेंट को देना स्टॉप कर देते हैं और फिर हमने पेशेंट को जो है नशे से बाहर निकालना होता है।
तो ये वो 3 काम हैं जो कि हम ऑपरेशन थिएटर में प्रैक्टिकली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं, हम नहीं परफॉर्म करते, ठीक है। सर। क्लियर है ना? जी सर। यस सर, क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल है ना, इसमें कोई मुश्किल आई है अभी तक आपको? नहीं सर, बहुत इजी है। ओके, वेरी गुड। इंटरेस्टेड है सर। नहीं सर, इजी है। ओके जी, वेरी गुड। जनरल एनेस्थेटिक्स को आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स which produce reversible loss of all sensation and consciousness, or simply a drug that bring about a reversible loss of consciousness. जनरल एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक से मुराद ड्रग्स या एजेंट्स। सो जनरल एनेस्थेटिक से मुराद वो ड्रग्स, वो सब्सटेंसेस, वो एजेंट्स जो कि टेम्परेरी तौर पर, मतलब एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए पेशेंट को मुकम्मल तौर पर अनकॉन्शियस कर देता है। उसके तमाम सेंसरी परसेप्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ना अपनी ख़बर होती है, ना उसको अपने इर्द गिर्द माहौल के बारे में पता होता है, मुकम्मल अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। रिमेंबर, आपने क्या बात याद रखनी है? दीज ड्रग्स आर जनरली एडमिनिस्टर्ड बाय एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू इंड्यूस और मेंटेन जनरल एनेस्थीसिया टू फैसिलिटेट सर्जरी। जो आम नर्सिस होते हैं वो ये एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक ड्रग्स नहीं दे सकते। एनेस्थेटिक ड्रग्स देने के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये काम सिर्फ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही करते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी होती है, उनके पास स्किल भी होता है, और इनका काम होता है पेशेंट को नशा करना, उस नशे को मेंटेन रखना, और सर्जरी के बाद पेशेंट को नशे से बाहर निकालना। ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है बस। इससे ज़्यादा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को कोई काम करने की इजाज़त नहीं होती। जनरल एनेस्थेटिक्स आर मेनली इनहेलेशन और इंट्रावीनियस। इसी तरह से जो जनरल एनेस्थेटिक्स है ये आपको गैशियस फॉर्म में भी मिल सकती है और लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिलेंगी। इनहेलेशन से मुराद मतलब वो एनेस्थेटिक जो कि हम इनहेलेशन ब्रीथ सांस के ज़रिए लेते हैं, और इंट्रावीनियसली जो कि हम आईवी के ज़रिए पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि टॉपिकली हम पेशेंट के स्किन या जो मेम्ब्रेन होता है उस पर अप्लाई करते हैं, या इंजेक्शन के ज़रिए हम देते हैं, और वो बॉडी के किसी ख़ास पार्ट को क्या कर लेते हैं, अनकॉन्शियस कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें किसी किस्म का दर्द, पेन फील नहीं होता। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स कहेंगे ऐसे ड्रग्स को। क्लियर है? जी सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ड्रग्स यूज एज जनरल एनेस्थीसिया। मतलब यह है कि अब हम जनरल एनेस्थीसिया जो या जनरल एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स होते हैं उसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो दो तरह के क्लासेस हैं हमारे साथ जनरल एनेस्थेटिक्स के। एक हमारे साथ इनहेलेशन फॉर्म में होते हैं और एक इंट्रावीनियस फॉर्म में होते हैं। तो इनहेलेशन फॉर्म में हमारे साथ जो गैसियस फॉर्म में है तो वो एक है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। जो वोलेटाइल फॉर्म में हमारे साथ एनेस्थेटिक ड्रग है, वोलेटाइल से मुराद ये है कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये वेपराइज लिक्विड होते हैं। जैसे कि स्पिरिट को आप हाथ पर रख दे तो वो उड़ जाता है, तो इसको कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, जो कि हवा में उड़ता है। तो इसमें आपके पास ईथर आ जाता है, हेलोथेन आ जाते हैं, इनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन एंड सीवोफ्लोरेन। तो ये आपके पास वोलेटाइल लिक्विड जो कि क्या है, इनहेल एनेस्थेटिक्स है, ठीक है, इनहेल एनेस्थेटिक्स की क्लास है। इसी तरह से इंट्रावीनस में आपके पास जो इंड्यूसिंग एजेंट है जो कि नशे को तारी करता है, कॉन्शियसनेस को काज करती है, इसमें थियोपेंटोन, मेथोहिजिटोन, सोडियम हो गया, प्रोपोफोल्स हो गए और इथोमेडेट्स हो गए, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इंड्यूसिंग एजेंट है। बेंजोडाइजेपिन ये स्लोअर एक्टिंग एनेस्थेटिक्स ड्रग है इंट्रावीनियसली। इसमें आपके पास डायजिपम, लोराजिपम, मेडाजोलम आते हैं, ये 3 क्लासेस आते हैं। और इसी तरह से जो दूसरे ड्रग्स आते हैं इसमें केटामीन्स एंड फेंटानाइल्स आते हैं। क्लियर है? जी सर। यस सर, क्लियर। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
सो लोकल एनेस्थेटिक्स में हमारे साथ दो क्लासेस है, एक ईस्टर लिंकेज वाले और एक एमाइड लिंकेज वाले। जो एमाइड लिंकेज वाले हैं इसको हम ख़ास तौर पर आइज़ के लिए यूज़ करते हैं, आइज़ ऑइंटमेंट वगैरह एक्सेट्रा मतलब। अच्छा जी, तो यहाँ पर ईस्टर लिंकेज की अगर हम बात करें जो कि ईस्टर लिंकेज पर मुश्तमिल है, तो इसमें हमारे साथ प्रोकेन, ठीक है, टेट्राकेन, बेंजोकेन और कोकेन ये आते हैं। जबकि इमाइड लिंकेज पर मुश्तमिल हमारे साथ जो लोकल एनेस्थेटिक है इसमें हमारे साथ लाइडोकेन, मीपिवाकेन, ब्यूपिवाकेन, ईटो टिडोकेन, ठीक है, ईटिडोकेन और इसी तरह से रूपीवाकेन आता है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इमाइड लिंकेज की क्लासेस है और ये सारे क्या है, लोकल एनेस्थेटिक्स है जो कि हम बॉडी के किसी खास पार्ट को नशा करने के लिए यूज़ करते हैं। फैक्टर कंसीडर व्हेन चूजिंग एनेस्थेटिक्स एजेंट, जब भी हम किसी किस्म के एनेस्थेटिक्स एजेंट को सेलेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इससे पहले हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, चाहे कुछ चीज़ों को जो है हमने कंसीडर करना होता है, मद्देनज़र रखना होता है। सो वो कौन सी चीज़ें हैं, चूज़ या चॉइस ऑफ, ये चूज़ है या चॉइस है, चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स are made to provide safe and efficient anesthesia based on the nature of surgical and diagnostic procedures and patient physiologic, pathologic and pharmacologic state। जब भी हम किसी एनेस्थेटिक ड्रग को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने से पहले हमने उस एनेस्थेसिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सेफ्टी और एफिशिएंसी के बारे में देखना होता है कि ये जो ड्रग है ये हम कैसे पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं और जिस तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं तो आया ये तरीका जो है पेशेंट के लिए सेफ़ रहेगा, एफिशिएंट रहेगा या नहीं। इसके साथ साथ सर्जिकल और जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है उसको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है कि सर्जरी जो है हमारे साथ लॉन्ग सर्जरी है या शॉर्ट सर्जरीज है, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले सर्जरीज है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले सर्जरीज है, इसको हमने मद्देनज़र रखना होता है। इसके साथ साथ पेशेंट के बॉडी फंक्शन को हमने कंसीडर करना होता है कि किसी किस्म की बॉडी फंक्शन में इम्पेयरमेंट तो नहीं है, किसी किस्म की पैथोलॉजिकल डिजीज़ तो इनको नहीं हुई है या किसी किस्म के ड्रग से इनको तो एलर्जी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी होती है, मद्देनज़र रखनी होती है और फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट के लिए एनेस्थेटिक्स ड्रग्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। पेशेंट फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, जब भी हम एनेस्थीसिया को, एनेस्थेटिक ड्रग्स को सेलेक्ट करते हैं तो पेशेंट के हवाले से हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखनी होती हैं, तो दो चीज़ों को जो है हमने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। सबसे पहले स्टेटस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, हमने अपने पेशेंट के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उसको, उसके कंडीशन को देखना है कि आया पेशेंट की किसी किस्म के ऑर्गन वो किसी किस्म की ख़राबी का शिकार तो नहीं हुई है, उसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिवर एंड किडनी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखते हुए एनेस्थेटिक्स ड्रग्स को हमने क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। मतलब ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग्स भी होते हैं जो कि देने की वजह से हमारे पेशेंट की जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उस पर एडवर्स इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, इससे उसका हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो जाता है, उसको एरिथमिया हो जाती है या कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है या हाइपरटेंशन हो जाती है। तो इस वजह से जब भी हम देंगे तो पहले पेशेंट की कंडीशन को मद्देनज़र रखेंगे, फिर हम सेलेक्ट करेंगे एनेस्थेटिक ड्रग को। इसके साथ साथ कंकोमिटेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स, कंकोमिटेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स से मुराद ये है कि एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के साथ दूसरे हम कौन से ड्रग्स पेशेंट को देंगे जिसकी वजह से पेशेंट अच्छी तरीके से अनकॉन्शियस में चला जाए। तो मल्टीपल एजेंट्स हो गए, ठीक है। मल्टीपल एजेंट से मुराद ये हैं कि एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के साथ दूसरे ड्रग्स जब हम देते हैं एक ही टाइम पर ताकि सही तरह से इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको हम मल्टीपल एजेंट ड्रग एजेंट्स कहते हैं या एजेंट्स कहते हैं, ठीक है, ड्रग्स या एजेंट्स कहते हैं, नॉन एनेस्थेटिक ड्रग। तो ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ें जो हैं हमने लाजमी तौर पर इसको देखना होता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। वेरी गुड। स्टेटस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम में पहले अगर हम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखें तो एनेस्थेटिक्स एजेंट सप्रेस कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन
अभी मैंने आपको बताया कि ये कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। इस्केमिक इंजरी टू टिश्यूज में फॉलो रिड्यूस परफ्यूजन pressure if a hypotensive episode occurred during anesthesia. Treatment with vasoactive substances may be necessary. इसी तरह से जब स्कीमिक इंजरी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से जब टिश्यूज इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो परफ्यूजन प्रेशर होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंसिव हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम पेशेंट को वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस देते हैं और वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ एनेस्थेटिक्स लाइक हेलोटेन जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज होते हैं हार्ट के लिए, और ये एरिथमोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ सिम्पथोमिमेटिक को काज करते हैं। मतलब ये है कि हार्ट रिदम को ये एबनॉर्मल कर सकते हैं। तो इसको हमने देखते हुए क्या करना होगा, एनेस्थेटिक्स ड्रग्स को सेलेक्ट करना होगा। अभी हमारी क्लास ख़त्म होगी तो दोबारा से हम 10 मिनट बाद क्लास को ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? जो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स है इसका क्या असर होता है। अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एनेस्थेटिक्स ड्रग्स का क्या असर होता है। सो स्टेटस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम में अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो अस्थमा में कॉम्प्लिकेट कंट्रोल ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। अच्छा जी, अस्थमा में कॉम्प्लिकेट कंट्रोल ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। अच्छा जी, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की वजह से अस्थमा के जो पेशेंट है उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से वो दो चार हो सकते हैं। तो अस्थमाटिक पेशेंट को जब हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स देते हैं या कोई भी एनेस्थेटिक्स ड्रग्स देते हैं तो फिर हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है देखना होता है, उसके बाद ही हम एडमिनिस्टर करेंगे। इनहेल एनेस्थेटिक्स डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्प्रेस करती है। इंट्रावीनस जो एनेस्थेटिक्स होते हैं इंट्रावीनस और ओपोइड, ये क्या करती है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को सप्रेस करता है, रेस्पिरेशन को सप्रेस करता है। इसी तरह से सप्रेशन से क्या मुराद है, मतलब यह है या तो टेकिपनिया होगी या ब्रेडिपनिया होगी या एपनिया होगी। एपनिया से मुराद एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, टेकिपनिया से मुराद इंक्रीज ब्रीथ रेट, ब्रेडिपनिया से मुराद डिक्रीज ब्रेथ रेट। तो ये काज करता है, इसको कहते हैं सप्रेशन रेस्पिरेशन। दीज इफेक्ट्स में इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू प्रोवाइड एडिक्वाइट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन, और इन इफेक्ट्स की वजह से जो है एडिक्वाइट वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस जो है ये मुतासिर हो सकता है। तो इस वजह से जब भी हम एनेस्थेटिक्स ड्रग्स अपने पेशेंट को देंगे तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हम क्या करेंगे, पेशेंट को ड्रग्स देंगे। स्टेटस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम में फिर अगर हम लिवर और किडनी सिस्टम को देखें, लिवर और किडनी सिस्टम को, ठीक है, तो लिवर और किडनी सिस्टम में क्या होता है, इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस ऑफ एनेस्थेटिक्स। लिवर और किडनी सिस्टम जो है ये एनेस्थेटिक ड्रग्स की वजह से इफेक्ट होकर जो मेटाबॉलिज्म और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसको मुतासिर कर सकती हैं। इसके साथ साथ टॉक्सिसिटी को जो है काज कर सकती है, और इसकी जो फिजियोलॉजी है किडनीज और लिवर के फंक्शन जो है इसको मुतासिर कर सकती है। नर्वस सिस्टम में प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि एपिलेप्सी हो गई, मैस्थीजिया ग्रेविस हो गया, ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम इन सेरेब्रल सर्कुलेशन, इसमें जो है ये डिस्टर्बेंस काज कर सकती है। और प्रेगनेंसी में जो है ये एनेस्थेटिक्स एजेंट जो है फीटस को इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है? फीटस किसे कहते हैं, आपको पता है ना फीटस का? यस सर। अच्छा जी, वेरी गुड। नाइट्रस ऑक्साइड काज एप्लास्टिक एनीमिया इन द अनबोर्न चाइल्ड, मतलब वो बच्चे जो कि अभी पैदा नहीं हुए होते उनमें जो है एप्लास्टिक एनीमिया को काज कर सकती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है, इनहेल एनेस्थेटिक है। बेंजोडाइजेपिन जो है ये हमारे साथ लोअर एक्टिंग एनेस्थेटिक्स है। ये क्या काज करती है, ये ओरल क्लिफ्ट जो है पेशेंट फीटस जो है उनमें काज कर सकते हैं, जिसमें फीटस का जो ऊपर वाला लिप होता है वो बिल्कुल सेपरेट हुआ होता है, कट हुआ होता है, तो इसको कहते हैं ओरल क्लिफ्ट प्लेट, ठीक है, या ओरल क्लिफ्ट कहते हैं। तो ये सारे जो एनेस्थेटिक्स ड्रग है ये जो है इस तरह के इफेक्ट काज कर सकती हैं। तो इस वजह से जब भी हम कोई एनेस्थेटिक ड्रग्स को सेलेक्ट करते हैं पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो उससे पहले हमने ये सारी चीज़ों को देखना होता है।
और उसके बाद ही हम देते हैं। कंकोमिटेंट यूज़ ऑफ ड्रग, कंकोमिटेंट यूज़ ऑफ ड्रग के हवाले से अगर हम बात करें, कंकोमिटेंट यूज़ ऑफ ड्रग से मुराद ये है कि एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के साथ दूसरे ड्रग्स का देना, जिससे एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं कंकोमिटेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सो मल्टीपल एजेंट्स में हमारे साथ multiple agents are administered before anesthesia. These agents facilitate induction of anesthesia and lower the need dose of anesthetic। ठीक है, एनेस्थीसिया देने से पहले हम पेशेंट को कुछ ख़ास किस्म के मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। इसको एडमिनिस्टर करने का बुनियादी पर्पज़ यही होता है कि जो एनेस्थीसिया है वो आसानी से पेशेंट को जो है वो काज हो जाए, पेशेंट आसानी से अनकॉन्शियस स्टेट पे चला जाए, और इसके साथ साथ एनेस्थेटिक्स ड्रग्स को देने की जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बल्कि कम मिकदार से ही जो है हमारा काम हो जाए। तो इस वजह से हम दूसरे ड्रग जो है वो एनेस्थेटिक ड्रग देने से पहले देते हैं। इसके साथ साथ दे में एनहांस एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया लाइक हाइपो वेंटिलेशन। इसके साथ साथ ये एनेस्थीसिया के जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसको भी एनहांस करता है, जैसे कि हाइपो वेंटिलेशन हो गई। कंकोमिटेंट यूज़ ऑफ एडिशनल नॉन एनेस्थेटिक्स ड्रग्स में हमारे साथ ओपॉइड आ जाते हैं। ठीक है, ओपॉइड अब्यूज़र में भी इनटॉलरेंट टू ओपॉइड। इसी तरह से जो ओपॉइड अब्यूज़र होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओपॉइड किसे कहते हैं, चर्स वगैरह जो लोग पीते हैं तो उनको जो है ओपॉइड ड्रग से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, इनटॉलरेंस जो है वो इनमें काज करती हैं। तो फिर हमने इन चीज़ों को भी कंसीडर करना होता है और इनकी जगह फिर हम दूसरे एनेस्थेटिक्स और नॉन एनेस्थेटिक्स ड्रग्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। अदर कंडीशन टू बी कंसीडर बिफोर एनेस्थीसिया, पेशेंट को अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाने से पहले जो दूसरे हालात या दूसरी चीज़ें हमने देखनी होती है वो मंदरजा झेल हैं। Some specific condition increases the risk to the patient undergoing general anesthesia। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो कि जनरल एनेस्थेटिक ड्रग की वजह से पेशेंट में काज हो सकती है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सीजर, मतलब नींद के दौरान उनकी सांस जो है वो बंद हो जाती है, सांसों का स्टॉप हो जाना, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सीजर। तो ये इसकी वजह से काज हो सकती है। इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग हार्ट, किडनी और लंग कंडीशन जो है उसको बुरी तरह से मुतासर कर सकती है, इसलिए हमने इन चीज़ों को देखना होगा। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए हमने एहतियात बरतनी होगी। अल्कोहलिज्म के जो पेशेंट होते हैं जिसकी वजह से उनका लिवर जो है वो इफ़ेक्ट हुआ होता है, जो लिवर सिरोसिस होती है वो किस वजह से ज़्यादातर होती है, वो इन्हीं अल्कोहलिज्म की वजह से ज़्यादातर इफ़ेक्ट होती है, काज होती है। स्मोकिंग हो गई, हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन टू एनेस्थीसिया हो गई, मेडिकेशन दैट काज ब्लीडिंग जैसे कि एस्पायरिन जो कि ब्लड थिनर के तौर पर काम करती है। ठीक है, ड्रग एलर्जीज हो गए, डायबिटीज़ हो गए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो है सांस ले सोने के दौरान ही बंदे की सांस जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो ये वो कंडीशन है जो कि एनेस्थेटिक ड्रग्स देने से पहले हमने इनको कंसीडर करना होता है, इसको हमने देखना होता है और फिर इसी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने ड्रग्स को सेलेक्ट करना होता है। रेशनल फॉर यूजिंग एडजंक्टिव ड्रग्स बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान हम एडजंक्टिव ड्रग्स क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है। सो फॉर पेशेंट अंडरगोइंग सर्जिकल और अदर मेडिकल प्रोसीजर्स एनेस्थीसिया प्रोवाइड 3 बेनिफिट। एनेस्थीसिया जो है इससे 3 फ़ायदे होते हैं पेशेंट को। पहला फ़ायदा ये होता है कि सेडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, पेशेंट जो है वो नशे में चला जाता है और उनसे जो खौफ उन पर तारी हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नशे में चला जाता है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड एमनीजिया, जो अवेयरनेस है ठीक है चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर बंदे को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके साथ साथ टेम्प्रेरी तौर पर उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या मेरे साथ हो रहा था। स्केलेटल मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो अनडिज़ायरेबल रिफ्लेक्सेस होते हैं बॉडी के वो सप्रेस हो जाते हैं, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है
और एनाल्जेसिया पेन रिलीव हो जाता है, पेशेंट को किसी किस्म का दर्द जो है वो महसूस नहीं होता। तो ये वो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं जो कि एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट को मिलते हैं। इसके अलावा बिकॉज नो सिंगल एजेंट कैन प्रोवाइड ऑल दोज बेनिफिट, several drugs are used in combination to produce optimal anesthesia। अब ये जितने भी मैंने आपको बेनिफिट बताए तो ये आप सिर्फ एनाल्जेसिया एनेस्थेटिक ड्रग देने से ये सारे बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। इसको हासिल करने के लिए आपको लाजमी तौर पर एनेस्थेटिक्स के साथ साथ दूसरे ड्रग्स भी देने होंगे, तभी ये सारे फ़ायदे जो है पेशेंट को मिलेंगे। तो इस वजह से ऐसे ड्रग्स जो कि हम एनेस्थेटिक्स इफ़ेक्ट्स को बढ़ाने के लिए देते हैं मज़ीद एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ, तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, एडजंक्टिव ड्रग्स कहते हैं। और ये आपके केमयू के फाइनल टर्म एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एडजंक्टिव ड्रग्स और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन severe या serve to calm the patient, relieve the pain and protect against undesirable effect of anesthetics और surgical procedures। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स और सर्जिकल प्रोसीजर के पेन वगैरह से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडजंक्टिव ड्रग्स देते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑपियोइड्स हो गए या दूसरे जो हमारे साथ ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से या जो एनाल्जेसिक्स हो गए, ये हम पेशेंट को इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट को जो है किसी किस्म का पेन फील ना हो। जैसे कि आप लोगों ने जो स्पाइनल एनेस्थीसिया देखी होगी जिसमें हम उनके जो लंबर वर्टिब्री होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंचरिंग करते हैं। एक बहुत बड़ा नीडल होता है जो कि बोन के अंदर हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। तो ये कितना पेनफुल प्रोसीजर है। तो इस पेन से पेशेंट को बचाने के लिए हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले ही एनाल्जेसिक्स दे देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को किसी किस्म का दर्द फील नहीं होता और वो फिर मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया से जो है वो बचा रहता है। इसके साथ साथ जो है हम क्या करते हैं, एंटा एसिड्स देते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स देने से पहले, जो कि स्टमक एसिडिटी को क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं। इसके साथ साथ H2 ब्लॉकर देते हैं जैसे कि फोमोटिडीन हो गए जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करती है। एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे कि एट्रोपिन हो गए, ग्लाइकोपायरोलेट्स हो गए, ये क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया और सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड को प्रिवेंट करती है। एंटीमेटिक्स जैसे कि ऑन्डोस्टेरोन्स देते हैं जो कि एस्पायरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट और जो पोस्ट सर्जिकल नाजिया और वोमिटिंग होती है सर्जरी के बाद पेशेंट का जो दिल ख़राब होता है और उनको जो उल्टियाँ आ रही होती है, तो ये देने की वजह से उनको फिर ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। एंटी हिस्टामिन देते हैं ताकि किसी किस्म की एलर्जी रिएक्शन ना हो। बेंजोडाइजेपिन जैसे कि डायजेपम देते हैं ताकि एंजाइटी इनकी रिड्यूस हो जाए, एंजाइटी इनकी ख़त्म हो जाए। और ओपोइड लाइक फेंटानाइल देते हैं ताकि जो एनाल्जेसिया है वो पेशेंट को प्रोवाइड हो और पेशेंट को किसी किस्म का पेन जो है वो फील ना हो। तो ये वो ड्रग्स है जो कि एनेस्थीसिया देने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। क्लियर है? इसी तरह से स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आ जाते हैं, तो इट फैसिलिटेट इंट्यूबेशन ऑफ द ट्रिकिया एंड सप्रेस मसल टोन टू द डिग्री रिक्वायर्ड फॉर द सर्जरी। ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हम इसलिए देते हैं कि इससे जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंट्यूबेशन मतलब एंजीट्यूब पास करने में हमें बहुत ज़्यादा जो है आसानी हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मसल टोन होता है वो क्या हो जाते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं जितने हमें रिक्वायर्ड होती है सर्जरी करने के लिए। सो कुछ हमारे साथ न्यूरोमस्कुलर ब्लोकर या स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। इसमें हमारे साथ पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम और सक्सिनाइल कोलिन, ये तीन आपके पास क्या है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। आपने इसको इस तरह से याद करना है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर या स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन से हैं, पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम और सक्सिनाइल कोलिन। तो ये तीन मेंबर आपके पास स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो कि स्केलेटल मसल्स को क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। क्लियर है?
जी सर। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गई हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।